मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज हमारे कार्यक्रम एक एहसास मुलाकातों के साथ में आशीष त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। और मैं बता दूं कि आशीष त्रिपाठी जी जो है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने बीकॉम और एमबीए किया हुआ है। और आशीष जी एक लेखक, कवि, विचारक, गायक, अभिनेता और वहनकार हैं। और ये कई साहित्यिक मंचों से भी जुड़े हुए हैं और अक्सर जो है ये साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं और उसमें अपनी रचना देते रहते हैं। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इस श्री राम साहित्य संस्थान अयोध्या, जो आपका अपना ग्रुप है, इसका बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद। जो हम जैसे छोटे स्तर के कलाकारों को इतना बढ़िया मंच देने का काम आप कर रही हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। आप जी, अपने बारे में पहले कुछ बताइए। मेरा नाम आशीष त्रिपाठी है। मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश का रीवा जिला से। मैंने पढ़ाई लिखाई जो भी की, आपने बताया, अभी बीकॉम एमबीए कंप्लीट है। बाद मैंने लिखना शुरू किया। आशीष जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जी, जैसा कि आप एक साहित्यकार हैं, तो आप में लिखने की रुचि कब और कैसे जागृत हुई? साहित्य और ये लेखन के क्षेत्र में मैंने सबसे पहले कक्षा 6 में एक पोयम लिखी थी। हालांकि वो मुझे हिंदी में ही मैंने लिखी थी, कविता, वो मुझे याद भी नहीं है। और वो मैंने कहाँ लिखी थी, क्या लिखा था, ये भी मुझे नहीं पता वो है कहाँ एक्चुअली। और उसके अच्छा। बाद बहुत दिन हो गए, मैं ये सब लिखना उखना छोड़ दिया था। बस पढ़ाई लिखाई इसमें सब में ध्यान गया। उसके बाद जब मैं भोपाल आया, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, उसके बाद भोपाल आया। हम्म। वहां से मेरी रुचि शुरू हुई फिर से लिखने की, क्योंकि मेरे हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल आया और उसमें मैंने देखा लोगों को पढ़ते हुए कविताएं, सुना भी। तो वहां से मेरे मन में जागा, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, लिखना शुरू किया। उसके बाद भोपाल आने के बाद कुछ दोस्तों से मुलाकात मुलाकात हुई, जो इस फील्ड से जुड़े हुए और जो मतलब रुचि दिखाते थे इस विषय पर, लिखने पर, साहित्य पर। तो जैसे प्रवीण जी हैं और राहुल जी हैं, कुछ दोस्त हैं जो मेरे मित्र हैं। और आज भी हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। हम लोग जो भी लिखते हैं उसी ग्रुप में सबसे पहले डालते हैं, फिर सब संशोधन करते हैं कि भाई सही है कि नहीं, आगे इसको भेजना चाहिए कि नहीं। बहुत अच्छी बात है आशीष जी जी, हम तो चाहते हैं आप आगे भी जो है ऐसे ही और मंचों तक पहुंचे और आपका लेखन ऐसे ही चलता रहे। और मैं कह रही थी कि जो आपने बताया ना कि एंड्रॉयड मोबाइल आ गया और इतने सारे ऐप्स आ गए, ये सही कहा आपने। जो है एंड्रॉयड मोबाइल और साथ में जो बहुत सारे ऐप आ गए हैं, तो ऑनलाइन सारे मंच हो गए हैं, तो लोगों को बहुत आसानी से जो है अपना ये साहित्यिक सफर पूरा करने का और अपना सपना पूरा करने का एक मौका मिल गया। नहीं तो पहले किसी को इतना पता ही नहीं चल पाता था कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसी प्रतियोगिता हो रही है लिखने का। लेकिन इसने जो है बहुत अच्छी क्रांति ला दी है। कि एंड्रॉयड मोबाइल, कई लोगों का मानना है, मेरा मानना भी है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो बिल्कुल डेफिनेटली आपको हार्मफुल होगा और आपको हानि पहुंचाएगा। लेकिन उसका अगर हम्म। पॉजिटिव वे में आप ले जाओगे तो वो बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद है। तो एंड्रॉयड मोबाइल आज के डेट पे एक जरूरत भी हो गई है और बहुत फायदेमंद भी है, अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को मोबाइल नहीं देनी चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है ना कि बच्चों को अगर हम मोबाइल देते हैं और अगर उन्हें कार्टून देखने देते हैं तो वो काफी अपना नॉलेज उनका बढ़ जाता है। उनका जो चीजों को समझने और जानने का जो नजरिया होता है वो बढ़ जाता है। पर लोगों का वही सोचना है कि मोबाइल से बिगड़ जाएंगे। अच्छा आशीष जी, अब मैं आपसे जी जी। जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या क्या रुचि है जो लेखन से हटके है। फिलहाल तो अभी मेरी लेखन ही है मेन रुचि, उस किताबें पढ़ना, ये क्रिकेट खेलना, जो अभी भी मैं खेलता हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट देखना भी पसंद करता हूँ। चर्चाएं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई और आपस में कुछ ऐसी चर्चा हो, जैसे समसामयिक विषयों पर चर्चा हो, तो उस पर उन बातों पर मैं कुछ गहरे मुद्दों पर बातें करना, ये मुझे ज्यादा पसंद है। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, जब हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो और ज़्यादा बढ़ता है। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, तो आपको अब तक कितनी उपलब्धियाँ मिल चुकी हैं साहित्य के क्षेत्र में? उपलब्धियों के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे प्रतिलिपि आपने सुना होगा, वहां से मुझे हुँ। सर्टिफिकेट मिला हुआ है। साहित्य अकादमी का मैं मेंबर ही हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मित्र मंडल जबलपुर है,
वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और साहित्य माधुरी कुटुंब ऐप आता है, वहाँ से भी मिला हुआ है मुझे सर्टिफिकेट कई। और इसके अलावा मेरी रचनाएं होती हैं हर दूसरे तीसरे दिन इंदौर समाचार और यूएसए में एक छपता है हिंदी में न्यूज़पेपर, हम हिंदुस्तानी, उसमें रीवा में हम्म। भी कुछ जो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर है वहाँ भी मेरी कविताएं और मेरे लेख आते रहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी रचनाएं इतनी जगहों पे पब्लिश होती है और लोगों तक पहुंचती है। देखिए, मेरा यही मानना है कि आदमी लिखता है और लिख के वो जो एक डायरी वाला समय था ना कि डायरी में लिख के रखते थे, तो किसी के सपने को अगर कोई साहित्यकार बनना भी चाहता था, जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत अच्छा ज्ञान है साहित्यकार के पास और वो लिख रहा है डायरी में, तो सब तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन ये जो पब्लिश कराने का और प्रतियोगिता का जो रखा गया है, आयोजन किया गया है, ये काफी अच्छा है। तो साहित्यकारों, आप जैसे अच्छे साहित्यकारों का जो अच्छा साहित्य होता है, जो ज्ञान होता है, वो लोगों तक आराम से पहुंच जाता है। कविताओं की एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है जो मेरी बेटी के नाम से है, अर्शिता एक उड़ान के नाम से। हम्म। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अमेजोन वगैरह में अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहेंगी तो मिल जाएगी वो आपको। आपको बहुत शुभकामना, जो आपकी जो है पुस्तक भी आ चुकी है। सी अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके अनुसार समाज के लिए साहित्यकार के क्या कर्तव्य हैं? सिर्फ साहित्यकार ही नहीं, साहित्यकार के अलावा भी सभी के कुछ न कुछ कर्तव्य हैं। और सबसे मेन बात कहा जाए, साहित्यकार भी एक इंसान ही है। कहते हैं कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। और लेकिन मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यदि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो जो साहित्यकार होता है ना, वो उस दर्पण के पीछे लगी हुई पॉलिश होता है। बिल्कुल। कि दर्पण के पीछे अगर पॉलिश नहीं लगी होगी तो वो आर पार दिखाई देगा। और दर्पण आपका चेहरा दिखाता है, आपको आपकी हकीकत से आपको रूबरू करवाता है। तो यदि पॉलिश नहीं होगी तो आप अपने हकीकत से रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो एक साहित्यकार ही होता है जो साहित्य को रचता है। जो सवाल पूछा कि साहित्यकार का की के क्या कर्तव्य है, जिम्मेदारियां क्या है, तो मेरे हिसाब से साहित्यकार बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात के, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है निष्पक्ष होके, उसी तरह एक साहित्यकार को भी निष्पक्ष निष्पक्ष होके अपनी सोच, अपनी बातें लिखनी चाहिए और लोगों तक, जनता तक, समाज तक पहुंचानी चाहिए। ये उसका एक मेन कर्तव्य होता है, बिना किसी हिचकिचाहट से, बिना राजनीति के दबाव से, बिना किसी भय से, एकदम सत्य से लोगों को रूबरू कराना, ये साहित्यकार का कर्तव्य होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे होता है ना, कुछ लोग जो है पक्षपात करके लिखते हैं और एक ही तरफ लिखते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और जो आपने जी ये डिफिनीशन बताई कि साहित्य जी समाज का दर्पण है और साहित्यकार उसका पॉलिश, ये जो है आपने एक नई परिभाषा दे दी है। अभी आपको जी इसे जी। लिख के जो है कहीं पे पब्लिश भी करना चाहिए, जिससे लोगों का जो नजरिया है ना वो बदल जाए। बात और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जो हम लिखते हैं, जो जो जिन शब्दों को भी उस काव्य में या लेख में पिरोया जाता है किसी साहित्यकार के द्वारा, वो भी आम शब्द ही है। हमें भी पता है वो क्या है, आपको भी पता है, जिसने भी पढ़ाई की है 10वीं 12वीं तक, सबको पता है। लेकिन उसको किस ढंग से, किस जगह पे और किस समय पर लिखना चाहिए, कहाँ पर लिखना चाहिए, ये सब मेन जरूरी होता है। और ये सब काम कौन करता है? साहित्यकार। तो चूंकि यदि साहित्यकार ही नहीं होगा तो साहित्य कहाँ से आएगा? दोनों, मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य और साहित्यकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं ना कि जब हम लोग को पुराने समय के लोगों के बारे में या पुराने समय का जो पढ़ना होता है, जानना होता है कि वो समाज कैसा था, उस टाइम के लोग थे, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने साहित्यकारों का जो बुक होती है वही तो उठा के पढ़ते हैं ना। तो वैसे ही आज का भी जो हमारा होता है, कि आज हमारे साथ जी आसपास हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये सब लिखने का काम हमारा ही है। तो एक तरह से साहित्यकार को जो है, उसकी तो सबसे पहले यही जिम्मेदारी होती है कि वो एकदम जो सच है वही चीज लिखे। बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रही थी जी इसी जी। बात पे आपकी जो है एक कविता सुन लेते हैं कोई। एक व्यंग्य लिखा था मैंने, कि वही मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये कविता आधारित है स्त्री पर। औरत बिकी तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हा। औरत बिकी तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हा।
बेटा लाया बहू विदेशी, हाँ, बेटा लाया बहू विदेशी, अलग कराया चूल्हा, औरत बिकी तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हा। के सास कराए गोबर कंडे, ससुर नजर से वार करे। सास कराए गोबर कंडे, ससुर नजर से वार करे। ननद लगाए झूठे लांछन, जेठ गलत व्यवहार करे। के बेटी भागी प्रेमी के संग, हो बेटी भागी प्रेमी के संग, माँ का टूटा कूल्हा, औरत बिकी तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हा। कूल्हा मतलब कमर, कमर टूट गई। के पड़ी जेठानी बिस्तर से ही ऑर्डर देती जाए, देवर गुस्सा हो कर फेंके मुंह पे खौलती चाय। के पति गया बनवास कोख का, हो पति गया बनवास कोख का, एक फूल ना फूला, औरत बिकी तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हा। कि नहीं रहा, अंतिम पंक्तियां हैं, कि नहीं रहा अगर पति भी संग में, गम का अंबर टूटा, गैरों ने तो बाद में, पहले अपनों ने ही लूटा। के अम्मा बापू की गुड़िया को, हो अम्मा बापू की गुड़िया को, अपना नैहर भूला, औरत बिकी तवायफ हो गई, मर्द बिके तो दूल्हा। बहुत बहुत वाह! धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मतलब जैसे एक होता है ना कि कहते हैं कि औरतों के दुख को औरतें ही समझ सकती हैं, लेकिन आपकी कविता जो थी अभी सुनाई आपने, मैं अब ये जी कह सकती हूँ कि औरतों के दुख को केवल औरत ही नहीं मर्द भी समझ सकते हैं। मैंने सुना है कि आप जो है सिनेमा लेखन भी करते हैं, तो इसलिए जी जो जी। है ये वाला प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि साहित्य के लेखन में और सिनेमा के लेखन में आपको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे मेन बात, हर जगह ये जिंदगी एक जंग है, लड़ना सभी को है, चुनौतियां हर जगह है। थोड़ा अंतर है, जैसे आप साहित्य के लिए लिखती हैं, साहित्य के लिए लिखने के लिए आपको टेक्निकली बहुत निपुण होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई उपन्यास लिखेंगे या कविता कहानी कुछ भी, तो उसमें आपको हर एक चीज को विशेष रूप से, जैसे गजल हो गया, है ना, तो गजल में आपने सुना होगा कि काफिया होता है, मतला होता है, मट्टा होता है, रदीफ होता है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें अगर आप नहीं जानते हो और आपने कोई गजल लिख दिया है और साहित्यिक रूप से आप कहीं उसको मंच पर या प्रकाशित करवाना चाहते हैं कहीं, तो उसके लिए फिर वो एक गलत ट्रेंड, आप जो पीछे आने वाली पीढ़ी को आप गलत चीज सिखा रहे हो। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य का या फिर अपने लेखन का गलत उपयोग करे, जिससे आने वाली पीढ़ी गलत रास्ते पर, गलत साहित्य की तरफ मुड़ जाए। तो वही मेन बात यह है कि जब भी आप सिनेमा के लिए लिखते हो, तो सिनेमा में आप वो चीज लिखते हो जो आप, अगर व्यक्ति सुनने के अलावा भी चाहे तो उसको देख भी सकता है, तो सुनने में अगर उसको गड़बड़ी हो गई तो देख के समझ जाएगा कि सामने क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप जो उस तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो वो दो तरीके से उसके पास पहुंच जाएंगे। एक तो आप बोल के भी बोल रहे हो तो वो भी पहुंचेगा, और देख के भी, तो दोनों चीजें जब एक साथ जाएंगी, तो अगर बोलने वाला गलत हो गया तो देख के समझ जाएगा कि नहीं, पॉइंट उसका ये है। और अगर बिल्कुल। देखने में उसको गलत लग गया, तो जो आपने लिखा है उससे वो समझ जाएगा, नहीं ये कहना ये चाह रहा है। तो सिनेमा
के लिए लिखने के लिए, और फिर दूसरी बात सिनेमा में जब आप लिखते हो, सिनेमा के लिए लिखते हो तो सिचुएशन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति परिस्थिति या फिर किसी की मांग के हिसाब से, आप डिमांड के हिसाब से लिखते हो। कि जैसे मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको बोल दिया कि भाई सिचुएशन ये है, इसके हिसाब से आपको गाना लिखना है, तो आप उसके हिसाब से गाना लिखते हो। लेकिन साहित्य में आप स्वयं की इच्छा से, आप अपने अंदर से जो भी आपके विचार आते हैं वो सारी चीजें आप लिखते हो। विषय मिल गया वो अलग बात है, विषय इधर भी मिलता है, विषय उधर भी मिलता है, लेकिन विषय मिलने के बावजूद भी आप जब सिनेमा के लिए लिखते हो तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, वो सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से वो व्यक्ति विषय भी बताता है और साथ में ये भी बताता है कि भाई हमारी लोकेशन ये रहेगी, हमारी चीजें ये रहेगी, उसकी सिचुएशन ये रहेगी, तो आपको इसके हिसाब से लिखना है। तो यही दो तीन डिफरेंसेस होते हैं, ज्यादा कोई अंतर होता नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मतलब अभी तक तो मैं साहित्य के बारे में ही लिख रही थी, साहित्य से जुड़ा ही, तो इसका मुझे ना अनुभव है और ना इतना नॉलेज है। तो आपने जो है बहुत नई बात बताई है, जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आपसे जानना चाह रही थी, किसी उपन्यास की कहानी और फिल्म की कहानी में कितना अंतर होता है? हाँ, ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये भी लगभग जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था लगभग सेम उसी तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्योंकि उपन्यास की कहानी जब आप लिखते हो, कोई उपन्यास लिखते हो, वो एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, पूरी किताब। तो वो जो उपन्यास की कहानी जो होती है उसमें आपको कड़ी बाई कड़ी जोड़ के रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर जो पढ़ने वाला हुआ, जो पढ़ रहा है, उसको अगर कहीं डिस्कनेक्ट होने का चांस मिल गया तो पूरा उपन्यास आपका नहीं पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल। आप उसके लिए आप लिखते हो, सिनेमा के लिए लिखते हो, तो उसमें क्या है, कुछ मसाले डाल दिए जाते हैं। मसाले इन द सेंस, जब आप सामने देख रहे हो ना, तो आपने अगर कोई चीज मान लीजिए, फिर उसने उसको गोली मार दी, ठीक है, तो गोली मार दी, उसके बाद आप उपन्यास में ये नहीं लिखोगे कि वो फिर गोली लगी तो आ करके ऐसे करके फिर ऐसे करके गिरा, वो आप नहीं लिख नहीं सकते हो। लेकिन आप जब उसमें आप सिनेमा में उसको देते हो तो उसमें वो अंतर दिखता है कि भाई उसको गोली लगी और वो कैसे, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो जो दृश्य होता है और पढ़ना, दोनों चीज में अंतर होता है। कि जो सिनेमा है वो साहित्य का अंग है, लेकिन बहुत छोटा सा अंग है। साहित्य बहुत विशाल है, साहित्य को पूरी तरह से सिनेमा में नहीं ढाला जा सकता, लेकिन सिनेमा जितना भी है वो सारा का सारा साहित्य से ही निकला है, ठीक है। तो जो भी आप उपन्यास और उसका जो भी अंतर आपने पूछा था, यही अंतर है कि जो टेक्निकली अपन दिखा सकते हैं ना, वो हम उसमें दर्शा नहीं सकते। तो मैंने एक बात और गौर की है कि हम जो जी साहित्य में लिखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा ना उपन्यास का, तो आपने बताया उपन्यास जो होता है एक कड़ी होती है पूरी शुरू से लास्ट तक। और हम उपन्यास में क्या करते हैं, कहानी शुरू करके कहानी खत्म करते हैं। लेकिन ये जो सिनेमा होता है, इसमें कभी कभी देखते हैं कि उपन्यास का कोई एक भाग लेके और उस पर फिल्म बनाई जाती है। उपन्यास जो होता है ना, जिसमें डिटेलिंग से डाला जाता है, और जो सिनेमा की जो कहानियां होती है वो कभी उपन्यास से उठाई जाती है। जैसे आप एक पूरा 100 पेज का, 200 पेज का उपन्यास आप पढ़ोगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन दिखाने में बिल्कुल। आप देखते हो 1 डेढ़ घंटे में पूरी फिल्म खत्म। तो वो पढ़ने के लिए होता है और ये देखने के लिए होता है, ये भी एक अंतर होता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। बहुत अच्छी जी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छी चीजें होती हैं, वो हम लोग चाहे कितना भी पढ़ लें देख लें, पर वो समझ में नहीं आती है जब तक कि कोई उसे अच्छे से एक्सप्लेन ना कर दे। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके अनुसार अच्छे लेखन टिप्स क्या है? आपने वो शब्द सुना होगा कि ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। कुत्ता भी हमारा गुरु हो सकता है। कहूँ कि कुत्ता हमारा गुरु कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। कुत्ता कहीं भी बैठता है ना, पूंछ हिला के बैठता है। उसका मैं कारण बता देता हूँ। पहली बात तो कुत्ता बैठता है पूंछ हिला के ताकि जहां भी बैठे वहां सफाई रहे। तो उससे हमें सीखना चाहिए कि जहां भी हम बैठे वहां साफ सफाई रखें। हर चीज से हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल सही लता कहा। और जैसे पेड़ों कहते हैं से ना कि पीछो सीखो मिलना हाँ, और मिलाने, अगर पढ़ी थी तो वो हमें अभी भी याद है। आपने जो ये कविता सुनाई ना, तो कविता सुना के जी आपने पुराने यादें जो थी, मतलब मैंने भी पढ़ी है ये अपने बचपन में, तो पुरानी यादें ताजा कर दी। जी और इसी में मैं ऐड करती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं हर चीज से सीखना चाहिए, तो मैंने जो सीखा है, मैंने अपनी लाइफ के लिए जो सीखा है वो ये सीखा है कि
जैसे पानी की धार होती है, वो बहती जाती है, बहती जाती है, चाहे जितनी रुकावट आए, लेकिन वो बहती ही जाती है, कैसा भी करके रास्ता। तो मैंने अपनी जिंदगी में यही चीज पानी से सीखा है कि कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, बहते ही रहना है, बस चलते ही बढ़ते जाओ। रहना है। कि आपके अनुसार अच्छे लेखन टिप्स क्या है? एक तो ये है कि आपको जहां से भी मिले वो ज्ञान आप लेते रहो, ठीक है। दूसरी बात, आप सुनो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, ज्ञान ले लेना काफी नहीं होता। ज्ञान को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हो, क्या आपका तरीका होता है, किस तरह के उससे आप कोई चीज जैसे आपने लिख लिया उसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको बहुत ऊपर तक जाना है तो नीचे लेवल से शुरू करी। अभी मैं इतना सारा बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं किसी एक व्यक्ति के सामने बोलने में एकदम कांपता था, ठीक है। सही कहा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि या तो घर में ही खड़े होके आप बढ़िया चिल्लाओ, आराम से सुनाओ, घर वालों को पागल कर दो सुना के। अगर आप इस क्षेत्र में हो और आपको ऊपर जाना है तो आपको खुद भी पागल होना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पागल बिल्कुल। का मतलब ये नहीं कि अब मतलब आप गलियों में घूमने लगो कपड़े उतार के, ये वाला नहीं। हाँ, आप अपने पैशन के प्रति पागल हो जाओ। तो आप सुनो, कवि सम्मेलन वगैरह कैसे होते हैं वो सब देखो। उसके अलावा किताबें पढ़ो जितनी ज्यादा हो सके, बुक्स पढ़ो और शब्दों का संकलन बनाओ। और एक जो भी एक शब्द आपको मिले उसका एक तुकांत शब्द बनाओ। अभी मैंने जो चर्चा किया कि रदीफ, काफिया, मत्ता और मतला, मैं इसकी थोड़ा डिफिनेशन बता देता हूँ, शायद ना पता हो या पता भी होगी आपको। तो जैसे अपन मतला बोलते हैं, गजल में मतला होता है। मतला का मतलब ये होता है कि गजल का जो पहला शेर होता है उसको बोलते हैं मतला, ठीक है। जैसे मुखड़ा, अपने हिंदी गानों में मुखड़ा होता है, उसको मतला बोलते हैं। और मक्ता, मक्ता जो होता है वो गजल के लास्ट वाला शेर जो होता है, अंतिम का शेर, उसको बोलते हैं मक्ता, ठीक है। और काफिया, काफिया तो आप जानते ही हैं। जैसे अब मैंने एक शेर मैंने एक गजल लिखी थी, उसका पहला शेर सुनाता हूँ कि मुद्दत हुई वो शाम बताओ क्या करें, छलका था एक जाम बताओ क्या करें, राज छुपाए बैठे थे जो पहलू में, बात हुई वो आम बताओ क्या करें। ये गजल, गजल का पहला शेर है। तो ये शेर जो हो गया ये मतला हो गया, और लास्ट का जो शेर मैं कहूंगा वो मक्ता हो जाएगा। और इसमें जो मुद्दत हुई वो शाम, जो शाम आई, दूसरी लाइन में आई जाम, तीसरे को छोड़ के चौथे में आया आम। तो जाम शाम आम, ये हो गया काफिया। अदीफ होता है उस वो होता है हर लाइन की रिपीटेशन वाला शब्द। सबसे मेन बात है कि आप अगर अच्छा कलाकार या अच्छा रचनाकार बनना चाहते हो तो आप लिखते रहो। अब जो है मैं जानना चाह रही थी आपसे कि एक लेखक के लिए दूसरों की पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है? यदि आप दूसरे की नहीं पढ़ेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि दूसरा आपकी पढ़ेगा। और हम जब तक सामने वाले की या किसी और की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों की सोच कैसी है। अलग अलग लोगों की सोच अगर आपके पास आएगी और वो एक्सपीरियंस आप रखोगे तो आपके सोचने का जो नजरिया, थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगा और आपकी लेखनी में सुधार आएगा। तो अगर आप अच्छा लेखक होना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी दूसरे लेखकों की पुस्तकें। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो सबसे पहली बात कही थी ना जी। कि आप नहीं पढ़ोगे किसी की तो आपकी कौन पढ़ेगा, सही बात है। हम जो है हमारे जी आसपास जी। ऐसे ही लोग हैं ना, जो बस अपनी रचना लिखते हैं और फिर दे देते हैं दूसरों को। उन्हें फिर दूसरे की रचना से कोई मतलब नहीं है। मैंने, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, साहित्य ग्रुप में। तो वहां मैं देखती हूँ लोगों का एक जो है वो होता है, रूटीन होता है। जैसे होता है ना हमारा, सुबह उठो, ब्रश किया, फिर नाश्ता किया, तो इसी तरह उनका एक रूटीन होता है कि ग्रुप में पोस्ट कर दिया, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो सीधे रात में आते हैं, देखते हैं कि इसका प्रमाण पत्र आया है कि नहीं आया है, या फिर हमें इसका सम्मान पत्र मिला है कि नहीं। बस। हाँ, और उन्हें जो है उनकी रचना में किसी ने क्या समीक्षा करी, क्या गलती बताई, क्या सुधार करवाया, या फिर दूसरों ने क्या पोस्ट किया, ये सबसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी बुक छपवाई और आप किसी लेखक को ले जाके अपनी बुक दे रहे हो,
कि भाई साहब मैंने बुक छपवाई है, ये पढ़ना। अगर वहीं पर उसने पूछ दिया कि भाई साहब मैंने भी 2 पुस्तकें छपवाई हैं अपनी, मेरी आपने पढ़ी है क्या? अब बताइए आप क्या जवाब दोगे? सिंपल सी बात है। तो जब तक बिल्कुल आप सही किसी कहा। सामने वाले, हाँ, और एक बात और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने उसके सामने उसको बोल दिया कि हाँ भाई साहब बिल्कुल आपकी ये पहली पुस्तक ये थी, दूसरी पुस्तक ये थी, वो खुश हो जाएगा, खुद तो पढ़ेगा ही, पूरे परिवार को पढ़ाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। प्रकार से अपन व्यापार करते हैं ना, कि आप पैसा दो हम सामान देंगे, तो उसी तरह लेन देन चलता रहना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। नहीं, कुछ लोग जो है इसको जी। कहते हैं कि ये मतलब का व्यवहार होता है, मतलब का तरीका होता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये मतलब का तरीका है। अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि किसी की पढ़ो तो वो आपका पढ़ेगा, और ये जो लेन देन का तरीका है ये प्रकृति का चलता ही रहता है, तो ये जरूरी है। अब जिन लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि मतलब का व्यवहार है, मतलब का रिश्ता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा है। इस परिभाषा को अब बदलने की जरूरत है समाज की मांग के हिसाब से। मैं एकदम अलग बात कहूंगा कि मतलब से मतलब और काम से मतलब दो अलग चीजें होती है। मतलब से मतलब बहुत अच्छी चीज है, काम से मतलब नहीं रखना चाहिए। नहीं है आज के डेट पर मतलबी कौन नहीं है, किसकी इच्छा नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया और पढ़ाया लिखाया क्यों? यही सोच के कि आगे चल के हमारा लड़का बड़ा होगा, अच्छी कमाई करेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। कौन माँ बाप नहीं चाहता? तो इसको आप मतलब का नाम दे दोगे? कौन भाई ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि मेरा भाई अच्छा कमाए? तो इसको आप मतलब का नाम दे दोगे? बिल्कुल कौन नहीं। नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त बहुत ऊपर तक जाए? इसको आप मतलब का नाम दे दो, तब तो आप मतलबी हो फिर। सही ठीक बात है। बताई है आपने। तो और एक्सपेक्टेशन और मतलब दोनों अलग अलग। काम से मतलब आपका काम हो गया, अब आप हमें नहीं जानते हैं, सिंपल सी बात है। ये होता है मतलबी। और आप आपके काम में हम काम आए, और आप हमें देखो कि हमारे काम में आप काम आ सकते हो कि नहीं, ये होता है मतलब का मतलब। तो चीजों को देखने का दो तरीका होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव दो होता है। तो आपने जो बताया ये वो पॉजिटिव तरीका है। कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो छोड़ो, मतलब की दुनिया से हम मतलब छोड़ते हैं और हम जो है सन्यास लेके सन्यासी बन जाते हैं। पर मैं बताऊं कि उसका भी एक मतलब होता है, और उसका मतलब होता है कि हमें मोक्ष मिल जाए या हमें भगवान मिल जाए। मतलब तो वहां भी उसका है, पर लोगों का अपना तरीका जो है सोचने का थोड़ा अलग होता है। हाँ। किसी आपने। सन्यासी से आप पूछो कि आप सन्यास क्यों लिए हो, वो यही बिल्कुल। बोलेगा कि वैकुंठ जाने के लिए, ईश्वर की जगह जाने के लिए, ईश्वर के कदमों में जाने के लिए। तो ये भी तो उसका मतलब मतलब है। ही वही तो मैं कह रही ना कि आपने जो डिफाइन किया है ना मतलब को, तो ये मतलब वो जो अभी तक जो मतलब की परिभाषा चल रही थी बहुत सालों से, उसको एकदम पॉजिटिव वे में दिखाता है और पूरा चेंज कर देता है। देखिए, एक बात होती है ना कि जैसे हम लोग कुछ चीजें सोचते हैं, पर वो जो पहले बुक में लिख दिया गया, पहले के लोगों ने लिख दिया, हम उसी को मानते चले आ रहे हैं। तो एक हो जाता है ना कि वो चीजें जो लिखी है वही सही है। तो जैसे अभी आपने अपनी बात बताई और मैं जो पहले से सोच रही थी तो मैंने अपनी बात बताई, तो इस तरह हमारा जो हम दोनों का मत था वो एक हो गया। अब ऐसे ही और भी लोग होंगे जो सोचते होंगे, तो धीरे धीरे ये चीजें बदलती जाएंगी और सकारात्मक तरीके से समाज में पेश होंगी। जो मैं सोचता हूँ कि रामायण में चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से डिफाइन कर दूंगा। तो कुछ लोगों को मानना ये है कि ये तो गलत कहा, तुलसीदास जी ने गलत कहा, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी यही चीज लिखी तो बहुत गलत कहा, इतने बड़े महर्षि हो गए कि मतलब ताड़ना। ताड़ना दो, दो चीजें होती है, ताड़ना और प्रताड़ना की। जो ताड़ना और प्रताड़ना है, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो ढोल होती है बजाने वाली, ताड़ना का मतलब देखते रहो, ताड़ते रहो, ध्यान रखो। मतलब ये सब लोग ना, ये सारी चीजें ध्यान रखने योग्य है। ढोल हो गई, उसको आप ध्यान नहीं रखोगे तो खराब हो जाएगी, बजेगी नहीं सही से। उसको चढ़ा के रखो, मढ़ के रखो, बढ़िया उसका चमड़ा दोनों साइड का सही रहे, ध्यान रखो। गवार, गवार का मतलब ये नहीं होता, गवार लोग गाली समझते हैं। गवार का मतलब होता है गांव में रहने वाले, काम करने वाले युवक जो होते हैं, ग्रामीण जिसको अभी बोलते हैं, वो होते हैं गवार। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। उनको उनका गवार उस समय होती थी प्रजा। तो प्रजा को ताड़ के रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। शूद्र, वह व्यक्ति जो खराब काम करता
है, चमड़ों वाला काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये विज्ञान इतना विकसित था नहीं, तो क्या करते थे कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती थी। क्यों? इसीलिए वो जो बोलते हैं ना कि छुआछूत दूर रहना, भाई वो गया चमड़ा काट के आया और आपके अंदर घुस जाएगा, तो चमड़ा काटा, उसके शरीर में बैक्टीरिया हैं बहुत सारी, वो हैं, वो आपके अंदर जाएंगी। इसीलिए बोलते थे बाहर बैठो, तो उसको भी ध्यान रखना है। पशु पशु जो हैं आपके, पशु आपने जो रखे हो उनको ध्यान रखो, कहीं गलत किसी खेत में तो नहीं घुस गए, इधर उधर तो नहीं। नारी नारी का ख्याल रखो, ध्यान रखो, उसकी आवश्यकता क्या होती है, क्या है। कई बार नारी क्या होती है कि संकोच बस कह नहीं पाती और उसको बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। संकोच होता है इस बात का कि मेरा पति कमाता नहीं है तो लाएगा कहाँ से, समझ रहे हो आप? बिल्कुल। इसलिए उसको ध्यान रखना चाहिए। समय समय पे उससे पूछते रहो कि तुमको कुछ चाहिए तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। आप भले मत ले आके दो, वो यही बोलेगी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर उसके अंदर एक संतोष हो जाएगा कि हाँ, हमने जिसको अपना जीवन साथी समझा है वो हमारी भावनाओं की कद्र करता है, वो हमें भी समझता है। समय समय पर हमसे पूछता रहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको की कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई जरूरत है, तो वो इस हिसाब से खुश रहेगी। तो मेरा मानना ये है इस विषय में। तक जिसने पहली बार इसे डिफाइन किया था ना, उसने वो सही से नहीं किया था, उसने अपने तरीके से किया था। और वही चीज आपने तो सुना ही है कि किताबों में जो चीज लिख जाती है एक बार, लोग उसे ही सही समझने लगते। तो आशीष जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री जी। राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लगा? अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय रहेगा ये मुझे। कभी मैं ये इस मंच को न भूलूंगा और चाहता भी हूँ कि कभी न भूलूं। और जिस तरह से आप ये कार्य कर रही हैं, और वो भी फ्री में, सबसे बड़ी बात ये है कि आज के डेट में किसी के पास किसी के लिए एक क्षण भर का वक्त नहीं है, समय नहीं है। उसके बावजूद भी इस सिचुएशन में आप इतना बड़ा एक ग्रुप चला के, और हम जैसे तुच्छ और छोटे कवियों रचनाकारों को आपने इतना बढ़िया मंच सजा के दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और ये श्री राम साहित्य संस्थान अयोध्या का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा मैं। और मैं चाहूंगा, मैं एक एक्सपेक्टेशन रखूंगा आपसे कि आप जैसे ऑनलाइन कर रहे हो ना, मैं ईश्वर से कामना करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, आप इसको ऑफलाइन भी रखें। मतलब आप उतना सक्षम हो जाएं, और ईश्वर करे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साक्षात्कार लें। और मैं ये भी चाहूंगा साथ में कि उन सेलिब्रिटीज में मेरा भी एक नाम हो बिल्कुल। कि मैं फिर से आऊं आपके मंच पर। और ऑफलाइन, ये ऑनलाइन है, मैं चाहूंगा कि ऑफलाइन हो और सारी दुनिया देखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, और मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, और हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि हम अभी तक जितने भी आपके रचनाकार आपसे साक्षात्कार हो चुका है, आप इनमें से किसी को भूलिएगा नहीं, और हमें भी मत भूलिएगा। बिल्कुल, ये तो मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल भी भूलने वाली बात नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैं जिसका भी साक्षात्कार लेती जी हूँ, जी मैं सबके बारे में बाद में अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मतलब मैं एक अपनी पत्रिका खुद की लिखती हूँ और उसमें सबके बारे में लिखती हूँ, जिससे मैं उन लोगों को भूल ना पाऊँ, कि हमेशा याद रहे। और पत्रिका मैं जी अपनी जी खोलूँ तो लगे कि हाँ, मैंने इन लोगों से मतलब बात की थी और कुछ सीखने को भी मुझे मिला था इन लोगों से। तो आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आज जी आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आशीष जी, अब हम आपसे जी। अलविदा चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।